अभी कुछ दिन पहले मैं एक ज़ेन स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ ऐसा था कि मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसा था कि मॉन्क से, मास्टर से कोई पूछता है कि बुद्धाहुड के पहले और अब में क्या फ़र्क है। तो वो कहते हैं कि पहले द माउंटेन्स आर माउंटेन्स, द रिवर्स आर रिवर्स, और अब क्या फ़र्क है। तो उन्होंने वही चीज़ बोली कि द माउंटेन्स आर माउंटेन्स, द रिवर्स आर रिवर्स। तो मतलब ये इसका क्या आशय था, मैं नहीं समझ पाया। इसका आशय है कि बाहर कुछ नहीं बदलता, जो बदला है वो भीतर बदला है। और अगर भीतर बदल गया है कुछ, तो बाहर सब कुछ बदल गया। पहाड़ है पहाड़ ही, पर कुछ और हो गया। गए थे किसी से मिलने और इंतजारी में, बेताबी में बैठ करके चाय सुड़कते थे। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये शराब हो गई है, गम गलत किया जा रहा है क्या? काली चाय है। लेकिन है हमें ये यकीन, बेवफा वो नहीं। फिर वजह क्या हुई इंतजार की? पी ऐसे रहे जैसे शराब। चीज क्या है ये? काली चाय। ठीक। और वो आ गई। अब वो साथ बगल में बैठी है। अब कुछ और ही हो गई अभी, न जाने क्या, जाने अमृत हो गया, जाने शरबत हो गया। कम से कम अभी गम गलत करने का साधन नहीं रहा। भीतर बदल जाए तो बाहर सब कुछ अपने आप बदल जाता है। हाँ, कोई ये सोचे कि जैसे तुम मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति इत्यादि कहते हो, या जागृति, प्रबोधन, उद्बोधन, जो भी नाम दो, एनलाइटनमेंट एक शब्द में, उसके कारण कोई शारीरिक बदलाव आ जाता है, कोई भौतिक बदलाव आ जाता है, तो मूर्खता की बात है। तुम्हारी कहानी कह रही है कि जागृति से पहले नदी नदी थी, पहाड़ पहाड़ था, जागृति के बाद भी नदी नदी, पहाड़ पहाड़। अर्थ समझते हो? पदार्थ नहीं बदल गया, पदार्थ वही है, और बात बहुत दूर की है। क्योंकि आज भी बहुत बुद्धिजीवी हैं जिनका अनुमान ये है कि एनलाइटनमेंट का अर्थ होता है कि मस्तिष्क में ही कुछ बदलाव आ जाते हैं। मस्तिष्क माने पदार्थ। ये कहानी उनको जवाब दे रही है, कहानी उनको बता रही है पदार्थ में कुछ नहीं बदल जाता। वो यहाँ तक कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर जागृति का मतलब होता है कि ब्रेन में कुछ बदल गया, तो चलो पता करें कि जो जागृत व्यक्ति होते हैं उनके मस्तिष्क में, ब्रेन में क्या बदलाव आ जाते हैं। और एक बार पता चल गया कि बुद्धा ब्रेन क्या होता है, तो फिर वही काम किसी के भी ब्रेन के साथ किया जा सकता है। फिर एनलाइटनमेंट कहाँ होगा? ऑपरेशन थिएटर में एनलाइटनमेंट हो रहा है। आओ आओ लेटो, अगला नंबर किसका? अगला बुद्धा, अगला बुद्धा। बस यहाँ पे एक पेज टाइट किया, एक चिप लगाई, कुछ हटाया, कुछ जोड़ा, एक इंजेक्शन मारा, हो गया एनलाइटनमेंट। तो कहानी तुम्हें बता रही है कि कोई भौतिक बदलाव नहीं हो जाने वाला, ये वही रहेगा जो ये है, शरीर वही रहेगा जो है। जागृत व्यक्ति का शरीर नहीं बदल जाता। बुद्ध जानते हो ना कैसे मरे थे? कैसे मरे थे? उसको और जमीनी तरीके से बोलूं तो दस्त से मरे थे। शरीर तो शरीर है, चाहे शाक्य मुनि का क्यों ना हो। नदी नदी है, पहाड़ पहाड़ है, हड्डी हड्डी है, आंत आंत है, मस्तिष्क मस्तिष्क है, शरीर शरीर है। तो शरीर तो किसी का भी हो, शरीर ही है, उसका जागृति से कोई लेना देना नहीं। वो बात कहीं और की है, कहीं और कुछ हो जाता है। मजबूरी है हमारी, हमारी भाषा की, हमारे भावों की, हमारे संकेतों की। हम और क्या बताएं कि कहाँ हो जाता है। हमें जब ये भी बोलना होता है कि भीतर कहीं कुछ हो जाता है, तो इशारा हम यूं ही करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में कुछ हो जाता हो, पर शरीर में कुछ नहीं हो जाता।
न संसार में कुछ हो जाता है, न शरीर में कुछ हो जाता है, कहाँ कुछ हो जाता है पता नहीं। संसार भी वैसा ही रहता है, शरीर भी वैसा ही रहता है, लेकिन सब बदल जाता है। जैसे गा रहे थे पहले, इंतहा हो गई इंतजार की, और अचानक तुम्हें पता चला इंतजार मिट गया, प्रतीक्षा खत्म हो गई, जो कुछ तुम मांग रहे थे सब मिल गया, कमरा ही बदल गया, हवा ही बदल गई, फूल खिल उठे, फूल है कहीं नहीं और खिल उठे, आसमान से तारे झरने लगे। अरे झरेंगे कैसे, दिन का समय है, तारे दिख तो रहे नहीं, पर झरने लगे, तारे झरने लगे। तो पदार्थ मत तलाशने लगे। पदार्थ में मुक्ति नहीं है, पदार्थ से मुक्ति पाई जाती है। और पदार्थ माने वो सब कुछ जो मानसिक हो, भौतिक हो, वो सब पदार्थगत है, उसमें मुक्ति नहीं मिलेगी। उसमें जब मुक्ति खोजना छोड़ दो, तब तुम्हें उससे मुक्ति मिल गई। आचार्य की एक वीडियो में आप, मतलब कई वीडियोस में आपने ये सेंस ऑफ वंडरमेंट की बात की है कि ये सब इतना सिंपल और इतना बोरिंग हो नहीं रहा है जितना तुम लेके अपने मतलब पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। तो उसके बारे में थोड़ा। तुम्हारे सामने एक पूरा सीडीज का स्टैक रखा हो, 50 सीडी हैं और उसमें 50 मूवीज हैं। और तुम उनके सामने बैठे बैठे मुंडी खुजा रहे हो, बिल्कुल उबे हुए हो। तो तुम जानो क्यों उबे हुए हो। तुम उबे हुए इसलिए हो क्योंकि तुमने पहले ही तय कर रखा है कि ये जो पिक्चरें हैं, इनकी सबकी कहानियां हमें पता है, हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने अनुमान लगा लगा के निष्कर्ष ही निकाल लिया है। तुममें कोई कौतुक नहीं है, तुममें कोई आग्रह उत्सुकता नहीं है कि हम पता तो करें कि मामला क्या है। ये जो भी कुछ है, अगर तुम्हें पहले ही पता है ये क्या है, तो इसके सामने तुम ऐसे ही रहोगे, काठ समान, मरे मरे, अड़े अड़े। क्योंकि जानने को बचा क्या है। चेतना का आरोहण कैसे हो। तुमने तो कह दिया कि हमें पता ही है। चेतना आगे बढ़ती है, चेतना आनंद पाती है गांठों को एक के बाद एक खोल करके। एक समस्या सुलझाई, चेतना का ऊर्ध्वगमन हुआ, ऊपर चढ़ी। दूसरी सुलझाई और ऊपर चढ़ी, तीसरी सुलझाई और ऊपर चढ़ी। तुम कह दो कोई समस्या है ही नहीं, तो सुलझाने को क्या है। और सुलझाने को कुछ नहीं है तो फिर कोई आरोहण भी नहीं होगा, चेतना ऊपर को भी नहीं जाएगी। और चेतना का अगर आरोहण नहीं होगा, तुम यूं ही बैठे रहोगे सर खुजाते। हो सकता है चारों ओर तुम्हारे पहेलियां ही पहेलियां हो, राज हो, अस्तित्वगत रहस्य हो, और वैसे हो सकते हैं कि उनको सुलझाने की कोशिश में तुम खुद सुलझ जाओ। पर सुलझाता तो आदमी तब है ना जब पहले समस्या को भी स्वीकृति दे। तामसिक मन कहता है कि मान लिया कि अगर समस्या है, जटिलता है, गांठ है, तो फिर सुलझाने का दायित्व तो आ जाएगा।
कौन वो दायित्व उठाए? तो उससे अच्छा ये है कि कह दो नो प्रॉब्लम, कोई समस्या है ही नहीं, कुछ अज्ञात है ही नहीं, सब सुलझा हुआ है। अधिकांश लोग ऐसे ही जीते हैं। चुनौती स्वीकार न करनी पड़े, युद्ध में जूझना न पड़े, इसके लिए वो अपने आप को ही जता देते हैं कि कोई चुनौती है ही नहीं। हमारी एक किताब है भय, फियर नाम से। तो जब भी आग्रह पूर्वक लोगों को दी जाती है, लोगों का एक बड़ा सामान्य, प्रचलित, संभावित उत्तर यह होता है कि हमें तो डर लगता ही नहीं, तो ये किताब हम क्या करेंगे, हमें तो डर लगता ही नहीं। क्योंकि मान लिया कि डरे डरे जी रहे हो, तो फिर डर जानना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मानो ही मत, सब सपाट कर दो, कह दो कोई समस्या नहीं, सब ठीक है। बेटा सवाल पूछने निकलोगे तो हैरान रह जाओगे कि हमें तो कुछ भी नहीं पता। पहली हैरानगी होगी कि हमें कुछ नहीं पता, और उससे बड़ी हैरानगी होगी कि जब हमें आज तक कुछ पता नहीं था तो हम जिए कैसे जा रहे थे और निर्णय कैसे लिए जा रहे थे। तुम कहीं काम करते हो, बताओ क्यों करते हो, ये काम क्या चीज है। तुम किसी की ओर आकर्षित हो, बताओ ये आकर्षण क्या चीज है। तुम जानते ही नहीं कि तुम किसी की ओर आकर्षित क्यों हो, लेकिन तुम उस आकर्षण को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दोगे। वो आकर्षण जल्दी ही विवाह बन जाएगा, और उसके बाद तुम उस संस्था को और विवाह के बाद के जीवन को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दोगे। तुम्हें बच्चे वगैरह हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन के का बड़ा से बड़ा भाग, तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारे संसाधन, तुम्हारा समय, तुम्हारा धन, सब उन्हीं के पालन पोषण वगैरह में व्यतीत होने लगेगा। और ये सब हो किस बुनियाद पे रहा है? आकर्षण की। और तुम्हें पता ही नहीं कि वो आकर्षण चीज क्या थी, पता नहीं था कि ये हुआ क्यों, लेकिन उसके होने के कारण तुम अपना पूरा जीवन न जाने किस दिशा को बहने दिए। फिर उलझन हो जाती है। विचार करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। कौन ये सब जहमत उठाए, विचार करो, ध्यान करो, जिज्ञासा करो। तो आदमी कहता रहने दो, सब ठीक है और हमें सब पता है। कौन बात बात में सवाल पूछे। इसी पे आचार्य जी जय कृष्ण मूर्ति बोलते हैं कि सेंस ऑफ इंक्वायरी हमेशा हमेशा वो होनी चाहिए आपको, कि कोई भी चीज़ को ग्रांटेड मत ले लो। लेकिन आचार्य जी जो प्रेसिंग इश्यूज होते हैं उस पर तो ठीक है कि आप देखते हो, लेकिन बाकी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक ठीक ठीक, तुम कहीं से शुरू करो। जो तुम्हारे तथाकथित प्रेसिंग इश्यूज हैं, तुम वहीं से शुरू कर लो। लेकिन वो उन चीज़ों से जब थोड़ा सा वो निजात मिलती है तो फिर लगता है आप ठीक है मुझे सब। ये करीब करीब एक आदत जैसा, जिसकी एक बार उत्सुकता की आदत बन गई
वो फिर अपनी जिज्ञासा को मार नहीं पाएगा जल्दी। वो ये नहीं कर पाएगा कि उस दिशा में जो कुछ है उस पर तो जिज्ञासा करूंगा और इधर जो कुछ है इसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। तुम्हारी जिज्ञासा एक बार जागृत हो गई तो फिर वो चारों दिशाओं पर सवाल करेगी। जो जागृत होने, किसी एक मुद्दे से ही जागृत होती है तो एक मुद्दे से ही जागृत होने, कहीं से तो हो।